मेजर मोहम्मद अली शाह और अपूर्व टंडन रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपूर्व टंडन जी, सबसे पहले आपसे सवाल, अब युद्ध को आखिरी मुकाम पर रूस पहुंचाना चाहता है। 64 किलोमीटर लंबा काफिला जो है वो कीव किसी भी वक्त पहुंच सकता है। आपको आगे के हालात कैसे नजर आते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, अभी लड़ाई अपनी अंतिम चरण पे, या एक तरह से यू कैन से लाइक अ फाइनल काउंटडाउन, क्योंकि जिस तरह से और जिस संख्या में रूसी सेना अभी काइव की तरफ बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता है कि काइव के पास ये क्षमता है कि इस सेना को और इस इतनी ताकतवर सेना को वो किसी भी तरह से झेल पाएंगे या उनका सामना कर पाएंगे। और जैसा कि पैरेलली एक बातचीत का दौर भी चल रहा है, बातचीत हो रही है, कल भी हमें बताया गया था कि बेलारूस में बातचीत हो रही है। इससे एक इंडिकेशन ये भी लग रहा है कि वो बातचीत सक्सेसफुल नहीं हो रही है। मुझे लगता है वो बातचीत कहीं ऐसी नहीं बढ़ रही है जहां पर कि लड़ाई का कहीं हमें अंत नजर आए। तो वो बातचीत को अब एक तरह से हम समझ सकते हैं कि वो बातचीत हैज बिकम अ फेलियर, एंड दैट इज द रीजन कि अभी रूस की सेना पूरी जद्दोजहद के साथ अभी कीव की ओर अटैक कर रही है। और मुझे लगता है कि अनलेस ये कोई बहुत बड़ा बदलाव या बहुत बड़ा कोई परिवर्तन आए उनकी टैक्टिक्स में, कीव का गिरना मेरे हिसाब से अब निश्चित है। कीव पर कब्जा निश्चित है। मोहम्मद अली शाह साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, बातचीत क्यों फेल हो रही है यूक्रेन और रूस के बीच, और कब्जा ही क्यों जरूरी है रूस के लिए? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं 100%। कर्नल अपूर्व टंडन साहब ने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है। उन्होंने मेरे जबान से शब्द छीन लिए। देखिए, बात दरअसल ऐसी है, बातचीत क्यों फेल हो रही है इसकी जो मैं वजह आपको बताऊंगा, लेकिन बिल्कुल कीव पे हमले पे कब्जा निश्चित है, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। और जितने जल्दी ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ये बात समझ ले उतना अच्छा है। वो बेवकूफ आदमी नहीं है जैसे लोग सोच रहे हैं कि वो बेवकूफ हैं। वो दरअसल बहुत शातिर हैं, बहुत ही ज्यादा। जितना जहाँ पे लोगों की, हम जैसे कि लोगों की सोच खत्म होगी, उनकी सोच वहां पे शुरू होगी। इनको कोई मतलब नहीं है, ये लीडरशिप नहीं हुई। ये लीडरशिप नहीं हुई कि आप सिविलियंस को खतरे में धकेल रहे हो मरने के लिए, महिलाओं को, बच्चों को, फॉरेन नेशनल्स को, एक्सपर्ट्स को। जी नहीं, ये कोई लीडरशिप नहीं है। उनके और लंबी स्ट्रैटेजी है इसके पीछे, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी उनकी रणनीति क्या हो सकती है। बातचीत क्यों फेल हो रही है? बातचीत फेल होगी क्योंकि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की पहले से ही जा रहे हैं बोल के कि भाई हाँ, मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ निकल के आने वाला है। मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूं, उनको मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं, ताकि मेरे देशवासी ये ना समझे कि मैं शांति के पक्ष में नहीं हूं। आपकी सोच पहले से ही नेगेटिव होगी तो क्या होएगा? उनके विदेश मंत्री क्या कहते हैं मीटिंग से पहले? वो कहते हैं व्लादिमीर पुतिन हिटलर है। अरे भाई, जाहिर सी बात है, अगर आपके देश पे हमला किया है आप उसको नापसंद करोगे, आप उसको हिटलर बुलाओगे, ठीक है। मगर एक डिप्लोमेसी एक चीज होती है ना, डिप्लोमेसी यानी कि आप और मैं अगर हमारी बनती नहीं है और अगर हम सुलह करने आ रहे हैं, हाथ मिलाने आ रहे हैं, क्या हम वहां पे तू मैं कर रहे हैं लड़ पड़ेंगे, एक दूसरे गिरबान पकड़ेंगे? नहीं कि ना, वहां तो बातचीत होएगी। अच्छा, तीसरी बात, एक मीडिएटर की कमी। हमें कोई इजराइल आया था सामने, बिल्कुल बेशक। भाई जैसे कि मैच में होता है, एक रेफरी होता है, मैच में वो दोनों के पक्ष के देखता है आमने सामने। भाई मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं भाई, मेरे दो दोस्त की लड़ाई हो गई थी, एक था अलीगढ़ में, दूसरा था मेरठ में, और मैं था दिल्ली में। मैं बुलाया, भाई आ जाओ बात करेंगे। वो आए दिल्ली। भाई आप यकीन मारेंगे भाई, 5 मिनट में दोनों एक दूसरे का गिरबान पकड़ने को रेडी हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो बस नेगेटिव सोच से आए थे, क्योंकि मेजर शाह बुला रहे हैं तो हम चलते हैं, मगर अंदर से वो कन्विंस नहीं थे। एक और बात, भाई बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में इन्होंने मना कर दिया प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से, हम वहां पे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बेलारूस ने ही रूसी सेना को अंदर आने दिया था उन पे हमला करने के लिए। अभी भी जो यूरोपियन नेशन, चलिए मैं मोहम्मद अली शाह साहब लौटूंगा आपके पास। अपूर्व जी, आपके पास भी हम लौटेंगे, लेकिन इस बीच बता दें कि बताया जा रहा है कि रूस ने खार्किव में प्रतिबंधित हथियारों का भी इस्तेमाल किया है। रूस खार्किव में प्रतिबंधित थर्मोबैरिक हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। इसे वैक्यूम बम भी कहा जाता है। जिनेवा समझौते के तहत वैक्यूम बम के इस्तेमाल पर पाबंदी लगी हुई है। क्या होता है वैक्यूम बम, आपको बता दें, शरीर को भाप बना देता है। वैक्यूम बम थर्मोबैरिक हथियारों के रूप में जाना जाता है। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को सोख लेता है।
इससे उच्च तापमान वाले विस्फोट होते हैं। सबसे खतरनाक गैर परमाणु हथियार इसे आप कह सकते हैं। इसी को लेकर के अब सवाल भी उठ रहे हैं। अपूर्व जी, इसी को लेकर के, इसी वैक्यूम बम को लेकर के अब यह कहा जा रहा है यूक्रेन की तरफ से कि युद्ध अपराध कर रहे हैं पुतिन। जी, अगर जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से देखा जाए तो ये डेफिनेटली नॉट परमिटेड है। ये एक वाइल ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, मगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब से बहुत करीब है, राइट। और जो डिस्ट्रक्शन ये थर्मोबैरिक वेपन्स करते हैं, या एरोसॉल बम या फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव भी कहा जाता है इन्हें, जो डिस्ट्रक्शन इनसे होता है, वो जो एनर्जी इस बॉम्ब से प्रोड्यूस होती है, वो एक नॉर्मल कन्वेंशनल बॉम्ब से कहीं ज्यादा होती है। तो उससे क्या होता है कि जो डिस्ट्रक्शन होता है ग्राउंड के ऊपर, वो एक नॉर्मल कन्वेंशनल बॉम्ब से कहीं ज्यादा होता है। और जैसा आपने बताया, एक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए ये एक्सप्लोजन होता है, तो उसका आप प्रभाव समझें कि आसपास के कितने ज्यादा एरियाज को वो कवर कर सकता है। तो ये एक बॉम्ब का इस्तेमाल करना रूस का, मेरे हिसाब से इस स्थिति में ये सही नहीं है। और इसका जो सभी लोग इसके लिए रूस को कह रहे हैं, ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। मेरे हिसाब से दिस इज अ राइट कंडेमनेशन एंड दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। ये उन्होंने अब लड़ाई को एक दूसरे लेवल पे ले गए। अब उन्होंने जो बार कहते हैं लड़ाई का, वो बार उन्होंने रेस कर दिया है। तो अब यूक्रेन को भी और देशों से ये मदद मिल सकती है कि वो भी एक अनकन्वेंशनल वेपन्स का इस्तेमाल कर सके। और अगर ऐसा होता है तो फिर लड़ाई कहां जाके खत्म होगी या किस स्थिति में चली जाएगी, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देन इट कैन बी। जी, लेकिन मोहम्मद अली शाह साहब, जरूरत क्यों पड़ रही है रूस को वैक्यूम बम इस्तेमाल करने की? देखिए, रूस ये बात भांपता है और समझता है कि अमेरिका केवल ऐसे परमाणु हथियारों से डरती है, बाकी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और रूस जो है उसको मालूम भी है कि उस पे प्रतिबंधें लगेंगी। उन्होंने क्या ये पहले नहीं सोचा था कि उन पे सैंक्शन लगेंगे, प्रतिबंधें बनेंगी, दुनिया उनको अकेले छोड़ देगी? सोचा था। व्लादिमीर पुतिन ने ये जो कदम है, ये जोश में नहीं होश में उठाया है, सोच समझ के उठाया है, और गलत क्यों उठाया है, बहुत ही गलत उठाया है। और जैसे कल अपूर्व तन्नन साहब ने बताया कि जी हाँ, ये बम का इस्तेमाल करना बहुत ही गलत होएगा, क्योंकि अब बताता हूं क्या होगा इससे। अगर उन्होंने फर्ज करिए ये बम का इस्तेमाल कर लिया अमेरिका पे बख्शने वाला नहीं है। और तब जो अभी दुनिया का डर है कि तीसरे विश्व युद्ध में ना बदल जाए, तब जी हाँ बिल्कुल तीसरे विश्व युद्ध में तब बदलेगा। एक तरीके से समझदारी भी थी कि नेटो फोर्सेस को ऑन ग्राउंड नहीं उतारा, क्योंकि यूक्रेन वैसे भी मेंबर नहीं है नेटो का। और अगर फर्ज करिए, अगर उतरते भी, तो आप फर्ज करिए 30 राष्ट्र यूरोपियन राष्ट्र ऑन ग्राउंड लड़ते, यूरोपियन युद्ध तो होता ही होता, साथ में ये कहीं ना कहीं घूम फिर के एक विश्व युद्ध भी बनने की इसमें खतरा था। तो अभी जहां पे हम जैसे 24 फरवरी को इन्होंने घुस गए ये लोग रूस की यूक्रेन पे हमला बोलने के लिए, भाई एक तरीके दोनों तरफ से जो व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं बहुत गलत है, मगर टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। दो गलतियां सही कहीं भी नहीं होती हैं। बीइंग पीसफुल इज बेटर देन बीइंग राइट। ये लियो टॉल्स्टॉय को मैं कोट करता हूं, जो कि रशियन रूसी 5300 सैनिक और नागरिक का नुकसान। एयरक्राफ्ट अगर बात करें तो 55 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां, 1007 तोप और आर्टिलरी, 200 से ज्यादा, ये रूस का नुकसान। क्लस्टर बम, अपूर्व जी, क्लस्टर बम, वैक्यूम बम के बाद इस बात के भी एक्सपर्ट्स ने संकेत दिए हैं कि क्लस्टर बम का इस्तेमाल भी कर रहा है रूस। जी हाँ, ये भी सुनने में आ रहा है कि रूस ने क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है। मगर इसमें देखिए, समझने वाली बात यह है कि क्लस्टर बॉम्ब्स में अगर एक नॉर्मल हाई एक्सप्लोजिव क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो कोई मतलब वो मैं नहीं कहूंगा कि वो जिनीवा कन्वेंशन की बदखिलाफी है, क्योंकि क्लस्टर बॉम्ब्स और जो क्लस्टर बॉम्ब्स जिस तरह से डिलीवर करे जाते हैं, एक नॉर्मल हाई एक्सप्लोजिव बॉम्ब्स, वो एक लड़ाई का एक नॉर्मल हिस्सा है। वो एक तरह से एक आर्टिलरी का
एक रॉकेट आर्टिलरी का एक हिस्सा है जिसका इस्तेमाल नॉर्मल लड़ाई में भी किया जाता है। एज लॉन्ग एज ये क्लस्टर बॉम्ब्स को वो सिविलियन इलाके में ना इस्तेमाल करें जहां पर कि इनका असर बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि क्लस्टर बॉम्ब्स जब वो गिरते हैं और जब जिस तरह से उनका फैलाव होता है उस इलाके में फिर वो कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। मगर जब तक उसमें केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तब तक मुझे नहीं लगता है कि उसमें जिनेवा कन्वेंशन की बदखिलाफी हो रही है, जबकि जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। मगर अगर इसको जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से देखा जाए तो एक नॉर्मल हाई एक्सप्लोसिव क्लस्टर बॉम्ब इज नॉट गोइंग अगेंस्ट द कन्वेंशन। जी, मोहम्मद अली शाह साहब, एक छोटा सा जवाब से जरूर चाहूंगा, आज की रात कितनी भारी है कीव पर? भाई बहुत भारी है, और इसको मैं बड़े सिंपल स्पष्ट तरीके से मैं बोलूंगा ताकि हर कोई समझ जाए ये बात को। देखिए बात ऐसी है कि अगर मैं मर रहा हूं, मैं डूब रहा हूं, अरे मैं तो डूबूंगा, मैं तो मरूंगा, साथ में इनको भी साथ में लेके जाऊंगा। बस यही तरीका रूस अपना रहा है अभी। रूस को मालूम है कि भाई देखिए, जंग में विजय किसी की नहीं होती। जंग में विजय अगर होती भी है तो वो जो नेता जो लड़ा रहे हैं उनकी होती है। जेलेंस्की की, पुतिन की जीत होगी अल्टीमेटली। मरेंगे तो मासूम लोग एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, अब ये जेलेंस्की को मालूम है कि भाई रूस जो है उनको मार देगा, उनको भी अच्छे से मालूम है, उनको नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मालूम। वो उसको चाहिए अपनी कुर्सी, जेलेंस्की को। कोई प्रिंस प्रिंसिपल जो लोग बेवकूफ बन रहे हैं ऐसे नेता के हाथों, जो पहले एक बड़ा अच्छा कलाकार था, लोग उसको चाहते भी थे, सराहा भी था, अब आके वो अपने लोगों की बलि चढ़ा रहा है, इसको लीडरशिप मैं नहीं मानता। लीडरशिप वो होती है, कल अपूर्वा टंडन ने हमारी पलटन कमांड कर रखी है, ये सीओ रह चुके हैं हमारे यूनिट के 170 मीडियम रेजिमेंट के। इनको पता है एग्जैक्टली क्लस्टर बॉम्ब जैसे उन्होंने बताया रॉकेट आर्टिलरी में इस्तेमाल होता है। भाई अब रूस जो है चालाकी से ऐसे बम इस्तेमाल करेगा जो कि जिनेवा कन्वेंशंस के मुताबिक गलत नहीं होगा, लेकिन एथिकली गलत होगा। उसका जो डिस्ट्रक्शन होगा वो बहुत जबरदस्त, व्यापक पैमाने पर उसका असर देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मोहम्मद अली शाह साहब और अपूर्व जी, आप दोनों ही का जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त